ठीक है, सुई चुभाने पर सबसे पहले हमको किसको पता चलता है? मस्तिष्क को पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु खुर नहीं पाए जाते? कौन से जंतु में खुर नहीं पाए जाते? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हूप्स आर नॉट फाउंड? हूप्स मतलब खुर, समझते हो आप लोग? आप लोग गाय और अगर भैंस देखते होंगे तो उनके पास खुर होता है। आप देखेंगे जैसे नील गाय हो गए, हिरन हो गए, इन सभी के पास कहीं ना कहीं देखने को मिलता है खुर। ठीक है सर, प्लीज मुझे बता दीजिए, ये मैंने 25 का रिकॉर्डेड बैच लिया है, पर जब इकोनॉमी सेक्शन में ओपन करते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, प्रीलिम, क्रैश कोर्स, जो टॉपिक रिवीजन वाले हैं वो, पर बाकी जो 2 ऑप्शन हम समझ नहीं पा रहे, उनमें से कौन सा करिए? पहले एकदम पहले से चल के चौथे तक जाइए जो भी है। ठीक है, अच्छा यूपीएससी वाले में, यूपीएससी वाले में देखिए मैंने जो पढ़ाया है बेटा, वहां पर सीन ये है कि मैं विदाउट पीडीएफ पढ़ाता हूँ, और जो आपके दूसरे वाले सर हैं वो पीडीएफ के साथ पढ़ाते हैं। तो आपको जिसमें बेटर लगे, फील फ्री, जहां पर आपको बेटर लगे आप उस चीज को करिए। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, जय हिंद बबीता बेटा। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे, जैसे अगर आपको, जैसे मैं जो पढ़ाया हूँ वो कॉन्सेप्चुअल है, विदाउट पीडीएफ है, आप वहाँ पर उस चीज़ को उस तरीके से ले सकते हैं। मैं हमेशा बोर्ड पर पढ़ाने का, ऑफलाइन का आदत है तो मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाया हूँ। वो सर जो है, सर का ऑनलाइन का अभ्यास ज़्यादा है। मेरे साथ कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको लगता है कि सर मुझे नोट्स बना बनाया चाहिए, तो उनको पीडीएफ से वो क्लास दी गई है। तो जिसको जो बेहतर लगता है वो बेटर है, वो वहाँ से ले सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा, बताए जरा, तो बताए जरा। सबसे फेमस गीदड़ मतलब समझते हैं, सियार कहते हैं इसको। ठीक है, सियार कहते हैं इसको, गीदड़, इसी के पास क्या नहीं होता? खुर नहीं होता। ठीक है बच्चा, खुर की वजह से क्या होता है आपको पता है? खुर पशुओं में स्पीड प्रदान करता है, तेजी लाता है। खुर जो है वो तेजी लाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत चांस है कि यहां से प्रश्न बन जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। मुझे मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी बताएं, आप जानते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पाया जाता है फलों में। ठीक है, फ्रक्टोज को प्राकृतिक चीनी भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक चीनी, इसको प्राकृतिक चीनी के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक चीनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी बताएं। विच वन द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज एन नेचुरल पॉलीमर? बताइए जरा तो। बैकेलाइट, रेशम, केवलार, लैक्सॉन, बताइए जरा तो क्या है? सभी साथी बताएं, इसमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आप जान लीजिए कि रेशम क्या होता है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है, जो शेष, जो अगर लेक्सान के बारे में पूछे तो ये क्या है? लेक्सान एक कृत्रिम बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। और रेशम जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। और हम यहीं पर अगर बैकेलाइट की बात करें, बैकेलाइट, केवलार, ये बैकेलाइट, केवलार और लेक्सान, ये तीनों ही क्या हैं? तीनों ही कृत्रिम बहुलक हैं। याद रखिएगा, कृत्रिम बहुलक का मतलब समझते हैं? कृत्रिम बहुलक, सभी साथी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं हमेशा आसान है, हमेशा खुद से बोलेंगे कि यह सिंपल है। बताइए जरा कौन सुमेलित नहीं है? आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इंसुलिन का, रक्त शर्करा का नियंत्रण, इट्स ओके, यह कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर है। मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, निद्रा का नियंत्रण होता है इससे, करेक्ट है।
और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा करके ऐसा प्राय हमारे देश में देखा जाता है कि जानवरों को समय से पहले बड़ा कर दिया जाता है। जैसे वैश्यावृत्ति जो जहाँ पर जिन देशों में ज़्यादा चलता है वहाँ पर कम उम्र की लड़कियों को जल्दी बड़ा करने के लिए इस ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब ऑक्सीटोसिन का बहुत खतरनाक यूज़ भी है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। स्तन ग्रंथि के दुग्ध का निस्सरण। गैस्ट्रीन जो होता है रक्तचाप का नियमन नहीं, यह किस बात को करता है? आप सभी जानते हैं, भोजन के उपापचय का नियमन करता है। भोजन के उपापचय का नियमन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं मैच करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, a nitrogen containing inorganic compound, a plant hormone, an energy absorbing substances। मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी जवाब देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? मीथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, इथाइल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जरा तो, एलपीजी के रिसाव में किसका वो देखने को मिलता है हम सभी को? बताइए जरा तो, किसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहां पर गैस लीक हो रहा है? मुझे बताइए, किसकी वजह से पता चलता है कि यहां पर गैस लीक हो रहा है? सभी साथी बताएं। आप बताएंगे मीथेन नहीं, मीथेन CH4 है। CH4 इसमें क्या, CH4 की स्थिति थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम जो इथाइल मरकैप्टेन होता है, ठीक है, मरकैप्टेन, ठीक है, मरकैप्टेन होता है, पूरा नाम इसका इथाइल मरकैप्टेन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो दुर्गंध इथाइल मरकैप्टेन की वजह से होता है, ठीक है। एलपीजी एक्चुअली कार्बनिक गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये कई सारे हाइड्रोकार्बनिक चीज़ों का मिश्रण होता है। जैसे अगर उसमें देखें, जो घर में खाना पकाने के लिए है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तथा अगर यहां पर मीथेन देखें तो मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। मीथेन क्या होता है? ये एक प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है, याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। इथाइल मरकैप्टेन, जो हमें गैस लीक होने पर स्मेल आती है ना, तो उसका रीजन यही है, इथाइल मरकैप्टेन की वजह से पता चलता है। चलो अगला प्रश्न है, और आसान प्रश्न है, सभी साथी ध्यान देंगे। नीचे दिए गए कथन कारण है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहते हैं। बताइए, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बताइए जरा तो क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न, आप सभी ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टस विद्यमान रहता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यह सभी यहां पर विद्यमान होते हैं। चलिए, ये वाली बात तो सही है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बात ये भी सही है। अब कथन से कारण मैच कर रहा है कि नहीं? देखिए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नहीं, इसकी वजह से नहीं, सेलुलोज का पाचन ये हो ही नहीं पाता, कारण उसका स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान होना नहीं होता है। दोनों बात सही, इसका बी सही होगा, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं सही है इसका, बस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अगर यहीं पर एक प्रश्न अच्छा सा बन जाए, जैसे कि जानवरों में सेलुलोज पाचन की प्रक्रिया होती है क्या, तो आप बताओगे हाँ जानवरों में सेलुलोज पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, वो जो जुगाली क्यों करते हैं, इसीलिए वही सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, आप लार जो समझ रहे, लार, उसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, अंदर जो बॉडी में उनके सेलुलोज होता है उसको वो क्या करते हैं, जब जुगाली करते हैं तो उसके माध्यम से उनका उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, आसान है। विटामिन B13, ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम विटामिन B13 की बात करें तो प्रतिरक्तता कारक यानी एंटी एनीमिया फैक्टर है, करेक्ट है, करेक्ट है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन मतलब जैसे स्कर्वी रोग होता क्यों है, आप बताओगे सी की कमी से, तो एंटी स्कर्वी हुआ ना, तो ये बात सही है। विटामिन डी बंध्यता रोग, विटामिन डी से तो कमजोरी होती है ना, रिकेटस टाइप का रोग होता है। ठीक है, इसमें ये अगर देखा जाए इससे प्रतिरिकेटस कारक होगा ना, ये तो प्रतिरिकेटस कारक होगा, रिकेटस कारक होगा, ये थोड़ी ना होगा, बंध्यता रोधी का कारक थोड़ी ना होगा। यहाँ पर विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक, हाँ, ब्लड जब ब्लड का जो जमना नहीं होता, ठीक है, ब्लड का जब जमना नहीं होता तो उस कंडीशन में ये काम करता है। तो बाकी सब सही है, सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। चलिए, आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी, कर्क रेखा, घेंघा रोग, घेंघा रोग, अस्थि सुषिरता। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज व्हाट, बताओ किसकी आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, घेंघा रोग। आसान प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, मुझे सभी साथी बताएं। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं टार्टेरिक अम्ल की, तो इमली में आप देख सकते हैं इसको, आप इसको अंगूर में देख सकते हैं, आप इसको केले में देख सकते हैं, ठीक है, ये कई चीजों में पाया जाता है। ठीक है, इमली, अंगूर, केला, इन सब में क्या यह टार्टेरिक एसिड रहता है। लैक्टिक एसिड दूध में, साइट्रिक एसिड नींबू में, एसिटिक एसिड किस में, सिरका में, याद है, सिरका में पाया जाता है ज्यादातर एसिटिक एसिड, याद है ना, ये सब बहुत कॉमन सेंस के प्रश्न हैं। चलिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। सबसे ज्यादा कोयला करेगा, मिट्टी का तेल दूसरे नंबर पर करेगा, नहीं दूसरे नंबर डीजल करेगा, तीसरे नंबर पर मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन सबसे कम करेगा। ए इज राइट हियर, यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए सबसे कम करेगा, कॉमन सेंस का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार में सबसे बड़ा होता है, चींटी का, हाथी का, डॉल्फिन का, मानव का। चींटी का मस्तिष्क उसके, आप देखिए चींटी के सिर बड़े होते हैं, देखे हो ना आप सभी, ध्यान दीजिएगा, चींटी का सर बड़ा होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, डापलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। कृत्रिम उपग्रह, सोनार की बात करें तो समुद्र में, रडार की बात करें तो रडार के माध्यम से हवाई जहाजों के बारे में पता किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। और डापलर प्रभाव के माध्यम से क्या पता किया जाता है, आप सभी जानते हैं कि डापलर प्रभाव के माध्यम से हमें उपग्रहों के, कृत्रिम उपग्रहों के बारे में पता चलता है। याद रहेगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये सब, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। 5 bulbs of 100 watt capacity are lit continuously for 20 hours in a tunnel. The total electricity consumed will be what will be happen. बताओ, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लगभग ये 10 यूनिट के आसपास होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
100 वाट के 5, 100 वाट के 5 20 घंटे तक, 100 वाट के 5 20 घंटे तक, बड़े में 1000 कर लेंगे, बड़े में 1000 कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाए, कट जाएगा 5 दूना 10, 10 यूनिट, 10 यूनिट निकल जाएगा ये, ठीक है। तो इसका सी सही हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। इस पेपर में मैंने आपको बोला था कि बहुत कठिन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही कठिन प्रश्न आगे देखिए। अब देखिए, बस कठिनाई देखते चलिए आप प्रश्न के, ठीक है। चलिए सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें। क्या कह रहा है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। आसान सा प्रश्न है यार, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए बता दीजिए कि कौन सा चीज इसमें से नहीं बदलेगा। आप सभी बताइए। द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा, सांद्रता बदल जाएगा यानी कंसंट्रेशन बदल जाएगा, आयतन कभी नहीं बदलता, आयतन कभी नहीं, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, चीनी और जल के मिश्रण को कैसा मिश्रण कहते हैं, समांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण। साइंस पढ़े होंगे आप सभी, समांग मिश्रण कहा जाता है। चीनी और जल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, समांग मिश्रण। यहां से एक प्रश्न और बढ़िया मिल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समांग मिश्रण में द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता परिवर्तित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समांग मिश्रण में द्रव्यमान भी बदलता है, घनत्व भी बदलता है और तीनों ही बदलते हैं, ये बात याद रखिएगा। जबकि आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है, कन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफर, एक अपचाई ट्रांसफर। मोबाइल चार्जर इज, बहुत अच्छा, आप जानते हैं यह एक अपचाई ट्रांसफर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती, प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूक्लिक अम्ल की। मेरे प्यारे साथियों, यह प्रश्न अभी आप सभी ध्यान दीजिएगा। जब पित्ताशय में ये बात होती है तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे प्रॉब्लम होती है फैट को पचाने में, फैट को पचाने में सबसे ज़्यादा इशू होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा। किसको, वसा को पचाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, बताइए जरा। रतौंधी, रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, वर्णांधता। वर्णांधता तो है, सबको पता है ये। आप जब रतौंधी की बात करते हैं तो रतौंधी यह क्या जेनेटिक नहीं होती, यह नॉन जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक, इसमें से नॉन जेनेटिक रोग है। रंजकहीनता, हीमोग्लोबिन, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब इसी के पार्ट है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए रंजकहीनता क्या होता है, कमेंट करके बताइए। रंजकहीनता क्या होती है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई डायमंड स्पार्कल्स, बताइए, स्पार्क्स, कोई डायमंड क्यों चमकता है, कमेंट करके मुझे बताइए। कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न इतना आसान है, इतना आसान है, लेकिन इसमें बहुत लोग गड़बड़ किए थे इस प्रश्न को, क्योंकि संभावना नहीं होती ना, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 2017 में पूछा गया था। अगला जो सेट होगा हम लोग का 2023 का होगा, क्योंकि 2023 का पेपर आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, 2023 का पेपर जरूर देख के जाइएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से यह क्या करता है, यह चमकता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्पाद है, स्रोत है। अफीम, अफीम अफीम क्या है? जड़ है, फल है, छाल है, तना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अफीम का नशा करते होंगे तो बता पाएंगे, ऐसे तो आप ऐसे भी बता लेंगे, ठीक है। सॉरी, जस्ट किडिंग। अफीम फल है एक प्रकार का। आपका हींग जो है वो एक प्रकार का जड़ है। हींग क्या होता है? आपका जड़ है। खर क्या होता है? आपका एक तना है। कुनैन एक छाल है। कुनैन एक छाल है। आप कुछ नहीं करते, आप एक चीज पकड़ते, आपका आंसर मिल जाता तुरंत। कुनैन छाल नहीं, एक नहीं दो पकड़ना पड़ता। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा बच्चा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब थोड़े से प्रश्न की प्रकृति देखिए कितना तेजी से बदल रहा है। प्रश्न की प्रकृति देखिए। हाँ, आकाश चतुर्वेदी, कहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं कराई भाई मैंने? कहाँ पर मैंने क्लास नहीं कराई ब्रो? बताना जरा आकाश जी। चलिए बताइए। सभी साथी यूपी पीसीएस यूट्यूब पे, सब यूट्यूब पे दे दोगे तो पेड पे आप आओगे मुझसे पढ़ने? पेड पे हम मुझसे क्यों आओगे? कुछ कुछ ब्रेक इवन देना चाहिए कि आप कुछ चीज़ें दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। आप अगर मैं सब यूट्यूब पे पढ़ा दूँ तो आप पढ़ लो, फिर हमसे क्यों पढ़ोगे एप्लीकेशन पर? हम जब कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, तभी तो आप लेते हो कोर्स। भाई जीवन यापन हमको भी करना है, आपको हमसे पढ़ के करना है, हमको आपसे करना है, तो कुछ तो दोस्ती यारी बनी रहनी चाहिए। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि, बाय द वे मैंने लगभग पढ़ा रखा है, बाय द वे मैंने लगभग पढ़ा रखा है। और आप ध्यान दीजिएगा, एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो और तीन, दो, एक, दो, तीन, चार। एंटीनाज आर स्मार्ट, क्या कह रहा है? टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। ये इलॉजिकल तो नहीं है, छोटा होना होता है, रीजन होता है इसका, छोटा होना होता है। टेलीविजन एंटीना छोटे होते हैं, कैन से? वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित, यस एक्चुअली दिस वन इज राइट। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, यस एक्चुअली बहुत। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक। अच्छा ये कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टर है एंड क्रॉप्स हैं, ये फसल है। अब बताओ, ये कह रहा है अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है? इट्स टू इजी, यू नो, ये बहुत आसान बात है। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? चलिए, नील हरित शैवाल धान, नील हरित शैवाल धान, सभी साथी बताएं। नील हरित शैवाल, यहां से क्या ये सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहे ना? नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी सही है, मतलब करेक्ट मैच्ड है। राइजोबियम लेग्यूमिनासरम, ये किससे संबंधित है? आपके मटर से, करेक्ट है, करेक्ट है। एजोटोबैक्टर गेहूं, करेक्ट है। अजोला जो होता है यह एक जलीय फर्न होता है, यह जो होता है एक जलीय फर्न है। क्या है बेटा? जलीय फर्न। ध्यान देना, यहां पर इसका प्रयोग फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है।
जैविक उर्वरक है ये, जैविक उर्वरक, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यह मक्का नहीं होगा, डी इज राइट। चलिए चलिए, अगला प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है, बताइएगा सभी साथी क्या कह रहा है प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां से चालू हो गया, सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की। पहले प्रश्न को पढ़ो और ये क्या कहना चाह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान दो। देखो, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल, अनुकूल तो था ही नहीं यार, अनुकूल कहाँ था, कहाँ मतलब इसका वो कह सकते हो बैलेंस कहाँ था, बैलेंस तो था ही नहीं, ये तो गलत है। धन की निकासी का स्वरूप अतिफलित निर्यात था। द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो ऑफ वेल्थ वाज अनरिवार्डेड एक्सपोर्ट। यस, दिस वन इज करेक्ट। ये सही है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द है, किसके लिए, गाय के लिए। अघन्य किसको कहा गया है, गाय के लिए। पूछे, याद है विकास, याद है चिंटू, पिछले वाली क्लास में गाय से रिलेटेड आया था प्रश्न, याद है। चलो बताओ, आप बताओ कि बिल्कुल सर ये गाय से रिलेटेड याद था, प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स इज द डेपिशन ऑफ एन एली 11 हेडेड बोधिसत्व फाउंड, 11 हेडेड बोधिसत्व फाउंड। अजंता, एलोरा, कन्हेरी। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, सभी साथी ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक प्रश्न है, कह रहा है कि 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन, अजंता में नहीं, एलोरा में नहीं, कन्हेरी में, कन्हेरी में यह है, ठीक है। कन्हेरी में 100 से ज्यादा गुफाएं मिली हैं, जो महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है, एमएच थाना जिले में, ठीक है, ध्यान देना, सी इज राइट हियर। देखो, हम आपको बता दें, हिस्ट्री वाले सर जी मुझसे 1,00,000 गुना बेहतर पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये बात, ठीक है। तो मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ हिस्ट्री, ये आप सभी जानते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई तर्क लगाएगा कि सर की क्लास में ये चीज़ें, हम तो बस आंसर बताते हैं हिस्ट्री में, थोड़ा सा साइंस एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी, बाकी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर पाता हूँ, आप सभी जानते हैं, तो कोई भी जज नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ पर बस आपको जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ें दिखा दें कि भाई देखो ऐसा प्रश्न था, आप एक बार तैयार है कि नहीं, ये मैच कराने आए हैं, ठीक है। दिमाग में कुछ भी ऐसा मत लाइएगा कि हाँ हिस्ट्री सर, हिस्ट्री बहुत तेज भगाते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटू फली में प्रारंभिक
मम्मी क्या हुआ तुमको श्री? तो साथी राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद के राज्य सूची, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताएंगे 6 मास से अधिक नहीं, 2 वर्ष से 2 या 2 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, या फिर किससे? ध्यान दीजिएगा, हाँ डायरेक्ट गौर कीजिएगा सभी साथी। ये प्रश्न चलिए राष्ट्रीय हित में विधि 6 मास से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से असीमित काल के लिए। ये बताइए यहां पर जो कानून बनाने की शक्ति है किसके पास? हमारे किसके पास बच्चा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अगर कोई अनुच्छेद संकल्प जिसके संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में जो बात की जा रही है वो तो असीमित हित के लिए होगा ना, असीमित हित के लिए होगा। ये तो बताइए, यह तो असीमित हित के लिए होगा ना। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है सभी साथी बताएंगे यहां पर अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? बताना जरा। अकबर के शासनकाल में, 1 मिनट रुकना यार, इसमें ना 1 वर्ष से अधिक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अभी याद है अनुच्छेद 249 से 1 वर्ष से अधिक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होता, याद है अभी मुझे। राष्ट्र की बात होती है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। चलो ध्यान दीजिएगा, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न 6 पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या इसकी भू राजस्व वसूली का आधार था। आपको पता होना चाहिए कि जब अकबर शासनकाल में था उसी टाइम पर जब्ती प्रणाली, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूं, जब्ती प्रणाली प्रथा क्या थी? चर्चा में थी। जब्ती प्रणाली प्रथा चर्चा में थी और वह प्रयोग में भी था। जिस जगह पर अकबर का शासन नहीं था उन जगहों पर जब्ती प्रणाली विधि से ही का वसूला जाता था, भू राजस्व वसूली की जाती थी। चलिए, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? कह दो कि ये प्रश्न नहीं आया था। मैंने जहांगीर से रिलेटेड अभी आपका कौन जिसे इंग्लिश खान का उपाधि दिया गया था, जहांगीर के शासनकाल का ही ना, अब उसी के खास शासनकाल का एक और प्रश्न पूछ लिया गया। फ्रांसिस्को पल्सर्ट इसके शासनकाल में आया हुआ व्यक्ति है, ठीक है। यह डच व्यापारी था। क्या था बेटा? डच व्यापारी था ये। गौर कीजिएगा सभी साथी, इस प्रश्न का सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो, तक्षशिला लेख। बताइए जरा, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर गांधार कला जो है वह कुषाण से है, वह A3।
A3 आपका जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन प्रथम, B4, मिलिंद पन्हु मिनेंडर C1, और आपका तक्षशिला लेख आपका पतिक D2। तो A3 एक ही तो है यार, इस तो मिल गया, ये तो इसका तो C हो जाएगा, इसका तो C हो जाएगा ना, इसका C हो जाएगा। ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था बताओ? सरकी वंश इसको बसाया था, हुसैन शाह सरकी अंतिम सरकी शासक जौनपुर का था। ठीक है, हुसैन शाह। अच्छा एक बात बताओ, हुसैन शाह सरकी को पराजित किसने किया था? हुसैन शाह सरकी को पराजित किसने किया था? आप बताएंगे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने इसको पराजित कर दिल्ली में मिला लिया था, दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है बच्चा, जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आसान है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सभी ध्यान दीजिएगा, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध ये करेक्ट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध करेक्ट है। लॉर्ड वेलजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी, अगर देखा जाए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो उस समय हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस नहीं था, हेस्टिंग्स था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 1817 में इसको यह युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, तीर्थंकर है, प्रतिमा लक्षण है इनका, सभी साथी बताएं। चलिए, आदित्यनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। मतलब ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। ए 1 4 3 2, ए इज राइट हियर। ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अच्छा मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जब आप कभी कोई पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करने के दौरान आप नोटिस करिएगा दो बातें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। जो सीक्वेंस चल रहा होगा उस पेपर में, वो सीक्वेंस पूरे पेपर के दौरान मिलेगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने कितना प्रश्न किया, देखिए 35वां प्रश्न चल रहा है। आप इन प्रश्नों में सब एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। देखो कभी भी, जैसे अगर आपका 150 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 150 प्रश्न है तो 150 बटे 4 कर दीजिए, 4 ऑप्शन का है, 4 तिहाई 12 कितना हुआ 3, 4 सत्ते 28, मतलब कितना हुआ 4 से 28, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, कुछ ऐसा, मतलब आप 38 क्वेश्चन का एवरेज निकाल के लिखे। देखिए यानी अगर देखें कितना होगा, 1 मिनट,
4×12 150 प्रश्न में, हाँ सही तो है, लगभग 38 प्रश्न का एवरेज आ रहा है। तो आपको 38 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं समझिएगा। ऑप्शंस हमेशा ऐसे बांटे जाते हैं कि नियर बाई में रहे। अगर 38 प्रश्न है, मतलब जैसे 150 प्रश्न है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 38 प्रश्नों का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसा सेट किया जाता है पेपर। हमेशा नोटिस करिएगा, पेपर सेट करना को भी समझना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जिस सेट में जिस तरीके के आंसर आपको ज्यादा मिलने लगे, जैसे देखिए अभी हमने जो पेपर सॉल्व किया उसमें आपको डी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मिली। जब पेपर में एक ऑप्शन ज्यादा सही होने लगे तो ये जान लीजिए कि वो पेपर की प्रकृति में क्या बदलाव होता है पता है। ये जो 38 का कॉन्सेप्ट होता है ये लगभग 70 के आसपास चला जाता है। 38 कह रहा हूं, लगभग 38 दुना मतलब 40 दुना 80, 80 बट्टे मोर एवर लगभग 50 प्रश्न ऐसा चला जाता है जो डी के ऑप्शन के नजदीक होगा। डी उन ऑप्शंस में ज्यादा सही होगा। जब आप 150 प्रश्न पूरा करेंगे तब, अब ये आप कहोगे सर ये कैसे लॉजिक लगाए हैं, आप जाकर के पूरे पेपर का एनालिसिस करिए। अभी आपने जितने प्रश्न किए आप जाकर के देखिए आंसर दिखे, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें ए है, इसमें डी है आंसर, इसमें क्या है बी है, इसमें सी है आंसर। अभी देखना आपको डी आंसर कितना ज्यादा दिखने को मिलेगा। यहां पर देखो एक सेकेंड, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब आप प्रोबेबिलिटी जानते हैं किसका, जब ज्यादा ऑप्शन किसका दिखे। अभी तक आपको ऑप्शन जो ज्यादा दिखे हैं ना वो डी के ज्यादा दिखे हैं। डी के जब जिस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी, आप जब पेपर बहुत अच्छा तैयारी किए रहते हैं तब आप इस चीज को अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है तो आप इस चीज को कैच कर पाते हैं कि यार इस ऑप्शन पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है। जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जब कोई ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो रहा है तो बी आप ऑप्शन आपको आइडिया लगने लगेगा कि जब आप पेपर देंगे तो आपको एक अनुभव होने लगेगा पेपर देने के दौरान ही कि यार इस ऑप्शन को ज्यादा मतलब वो किया गया है, सही किया गया है पेपर में, इस ऑप्शन पर ज्यादा सही आंसर रखे गए हैं। तो उसमें आपको क्या चीजें मिलेंगी, दो बातें आपको एकदम क्लियरली समझनी है। क्या दो बातें आपको एकदम क्लियरली समझनी है कि या तो डी ऑप्शन सही होगा या तो सी। अब आप कहोगे सर सी का ऑप्शन कहां से, नहीं ऐसा नहीं होता। सी और डी का ज्यादा इसमें है ना, सी और डी का ज्यादा इसमें है। प्रोबेबिलिटी मोस्ट, देखो यार हम आपको क्या बता रहे हैं, जब आपको लगने लगे कि हम थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, हम हो सकता है कि मेरिट से बाहर चले जाए, हम 50-35-40 प्रश्न छोड़ रहे हैं, तब की स्थिति में ऐसे डिसीजन आपको लेने चाहिए। आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता, वैकेंसीज बार बार नहीं आ रही हैं। तो आपके पास जितना बुद्धि दिमाग है सब कुछ लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी देखते चलिए। आपको हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑप्शंस अभी तक में अगर 34 प्रश्न किए हैं, 34 में से लगभग 12 प्रश्न में आपको ऑप्शन डी देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा बराबर पहाड़ी की गुफाओं में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही नहीं है ना, बाकी सही है, ये सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। अच्छा एक ऑप्शन और देखिएगा, जहां पर नहीं वाला कॉन्सेप्ट है वहीं पर डी का ऑप्शन ज्यादा सही होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखिए, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है, यही गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। चलिए मुझे बताइए चलिए बताइए इस प्रश्न का 6ठी शताब्दी, अब इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा, देख लेना, इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप इस प्रश्न को देखिएगा, सभी साथी बताइएगा। देखिए 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में, देख लीजिए, हम सच बता रहे हैं, हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था कि इसमें डी ऑप्शन नहीं है, या सही है या गलत है, मैं बस प्रश्न देखने के बाद सही बता रहा हूं, ठीक है। तो आप ना, कोई वहां शाहरुख खान नहीं बैठा हुआ पेपर सॉल्व करने, पेपर बनाने वाला, हमारे आप जैसा व्यक्ति बैठा है, उसकी भी कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होगी। अगर आपने स्टिक कर लिया, अगर आपने उसके साइकोलॉजी को पकड़ लिया, आप पेपर में प्रश्न नहीं आते हुए भी सही कर ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, कह रहा है कि कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी बताएं, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। देखिए, लॉर्ड क्लाइव में ध्यान दीजिएगा, मिनट, लॉर्ड क्लाइव नहीं, जीबी मैकाले होगा, ध्यान दीजिएगा। मैकाले जो है, इसके क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहते हैं कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ध्यान दीजिएगा, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना की वारंगल में परास्त किया। भाई हमने आपसे क्या बोला था लास्ट वाले पेपर में, हमने आपसे क्या बोला था, पेपर बहुत कठिन होगा ये वाला। अभी आप देखते चलो, इस प्रश्न की स्थिति को देखते चलिए, आप सभी देखेंगे कि यह पेपर काफी कठिन है। इसकी सेना की वारंगल में परास्त किया, इल्तुतमिश की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि यह अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए जरा, कौन सही सुमेलित नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या बोला था, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं वाले ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली डी होगा, मैं डायरेक्ट आंसर डी मार देता हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता है, नहीं वाला ऑप्शन है, मैं इस वजह से बोल दे रहा हूं। देखिएगा, एक युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पावना विद्रोह 1873 करेक्ट है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 करेक्ट है, सन्यासी विद्रोह 1770 और 1780 के बीच में हुआ था, ये भी इनकरेक्ट है, 1770 और 1780 हो सकता है, मेरा ऑप्शन गलत हो। कोल विद्रोह 1870, कोल विद्रोह की बात करें तो यह 1831 में हुआ था, 1831 से चला था 1832 तक। एक बात बताओ, अब ये प्रश्न ही गलत आ गया तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी क्या बताई, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप देखो, हालांकि इसमें सी और डी दोनों सही है, इसमें सी और डी दोनों तो सही है, लेकिन मेरी वाली बात भी तो रह गई। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई ऐसा जादूगर नहीं बैठा होता वहां पे कि ऐसा जंबल कर दिया आंसर हो गया, आपको साइकोलॉजी पकड़नी पड़ेगी, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं दोनों सही है इसमें, वैसे एक गलत प्रश्न का तो प्रकृति आप जानते ही हैं।
चलो, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के अधिनियम पर घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, राजनारायण बसु। राजनारायण बसु, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय ने 1826 में इन्होंने किया था। इनको महान समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है बच्चा, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपरोक्त सभी बताइए जरा तो बताइए जरा सभी साथी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, सभी जानते हैं या? ऑप्शंस देखते चलिएगा, डी वाले नोटिस करना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वराज M.A. जिन्ना, M.A. जिन्ना। ए सबसे कम ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी ध्यान देना, ए सबसे कम सही हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि यार आप मेरे तुक्केबाजी को सीखिए, आई एम जस्ट सेइंग फॉलो द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी इनका विवेकाधिकार है, जो इनका कॉन्सेप्ट कंसेंस चल रहा है वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे फालतू के जो मैं अलग से कॉन्सेप्ट अपने ऐड कर रहा हूँ, ये आप मेरी बात मत सुनिए। थिंक अबाउट द साइकोलॉजी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्फ्लिक्ट द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट को कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज हो जाए, वो आप अगर पकड़ लिए, जहां से वो सोचना चालू कर रहे हैं वहीं से आप भी सोचो ना यार, क्योंकि आप भी अधिकारी हो, आप भी अधिकारी हो। सिलेक्शन हुआ तो आप तो अधिकारी हो ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ो ही मत, आप ऑप्शंस को देख करके भी चीजें कर सकते, बस इतना कह रहे हैं जब नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ठीक है बच्चा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905। 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1939 में, 1941 में, 1940 में, 1942 में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि यह एक मिनट, बंगाल के मिदनापुर जिले में मिदनापुर जिले में 1942। देखो भाई, अपने मन से कुछ बताया नहीं जा रहा है, ऐड ऑन किया जा रहा है, बस कुछ पॉइंट्स देख लो। इसका भी डी है, इसका भी डी है, ठीक है, इसका भी डी है। चलो, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एन.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, INA मुकदमा, INA इंटरनेशनल केस नहीं, लाहौर षड्यंत्र नहीं, मेरठ षड्यंत्र पर सबने बोला था। ठीक है, इसमें अंग्रेज सरकार के द्वारा 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 3 ब्रिटिश नागरिक, फिलिप स्प्रिट, B.F. ब्रैडली एवं L. हचिनसन भी शामिल थे। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू और कई लोग और भी शामिल थे। ठीक है,
नहीं नहीं, आपको ध्यान देना होगा, हर सेट का अलग माइंडसेट होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हर सेट में कुछ अलग माइंडसेट रहता है, प्रश्न ऊपर नीचे भी रहता है, हर सेट में माइंडसेट अलग होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह अच्छा ये पूछ रहा है किस पर इनका सीक्वेंस पूछ रहा है, सभी साथी ध्यान दें। सीक्वेंस, एक बात बताओ, सबसे पहले आप देखोगे अगर देखा जाए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। खेड़ा किसान आंदोलन भी 1918 में हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद 1918 में ही ये भी हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में। ये प्रश्न सेम टू सेम पिछले वाले पेपर में नहीं आया था, सेम टू सेम पिछले वाले पेपर में नहीं आया था बच्चा, देखो। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले में चंपारण होगा, 2 यही होगा इसका, सबसे पहले में यही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। मेरे प्यारे साथियों ये भी कोई प्रश्न है, बताइए बताओ, यह भी कोई प्रश्न है भाई। 1952 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं इसमें राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद का समय प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आंसर बताएं। सभी साथी मुझे इसका आंसर बताएं, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? संघ के मंत्री के लिए पद की समय का प्रारूप अनुसूची में क्या उपबंधित है? ठीक है, शपथ है। संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा तो दी जाने वाली शपथ का प्रारूप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो प्रश्न है थोड़ा सा टेक्निकल है। संसद के ली जाने वाली प्रारूप होगी, ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ठीक है। तृतीय अनुसूची की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 याद रहेगा, अनुच्छेद 60। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर, हाँ बताओ। प्रोटेम, अब यहां से थोड़ा सा एक चीज और नोटिस करना, इन जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा तो उसमें ऑप्शंस कुछ अलग सही होंगे, ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। हालांकि यार ये सब लगाने की दिमाग जरूरत है नहीं, पढ़ने की जरूरत होती है। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम
सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के, यहाँ पर ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। कह रहा कौन सा उत्तर सही है? वह विधानसभा मंडल का हिस्सा नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यह कहने की कोशिश कर रहा है राज्यपाल के बारे में बता रहा है। ये राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति करता है। तो ये बात तो सही है ना, ये तो सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, होता है हिस्सा। कूट ये गलत है, सही है मतलब ये वाली बात, इनमें से ये नहीं होगा। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। 1 और 3 होगा, इसका सही जवाब होगा 1 और 3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किस आर्टिकल के अंदर ये बात बताई गई है? किस अनुच्छेद में यह बात बताई गई है? अनुच्छेद 216, याद है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायक, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी का गुणवत्ता दूषित करना, मृत्यु दंड। क्या कह रहा है ये प्रश्न? सभी साथी, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। देखो, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? जीवन जीने के अधिकार। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो जीवन जीने के अधिकार को छीन रहा है? बताओ जरा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीवन जीने के अधिकार को छीन रहा है? चलिए बताइए। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मृत्युदंड। बिल्कुल साथी, मृत्युदंड बिल्कुल। बाकी सब जीवन जीने के अधिकार के लिए सब कुछ चाहिए। कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रश्न को पढ़िए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। यह एक संवैधानिक, अच्छा कौन सा लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों के स्थापना राज्यों में पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। 5 क्षेत्रीय परिषद करेक्ट है। यह यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री, क्या कह रहा है? क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। थोड़ा सा इस प्रश्न को पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था क्या नहीं है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। बताइए जरा। तो सभी साथी इस प्रश्न को देखिए। किसमें ऑप्शन नहीं, डी नहीं है बेटा?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। अरे तो हमने कहा कि सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऑप्शन भी चेंज, ये भी तो देखो। ये भी तो देखो एक साथ। ठीक है, चलिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, करेक्ट है। क्योंकि भारत का अपना एक संविधान, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है चंदन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया का स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर विशेषाधिकार नहीं है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, सी, यहाँ पर सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना को प्राप्त किया जा गया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। भाई साहब, यह प्रश्न कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम के माध्यम से इसको लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया हमने? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, विधियों के समान संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, विधियों के समान संरक्षण, ये सब हमने कहां से? अमेरिका से लिया है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग। बताइए जरा। तो यह प्रश्न बड़ा अच्छा सा है, सभी साथी बताएं। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग तो है, 10वां भाग ना, 10वां भाग होता है, पता है? कोरम पूर्ति। बोलो। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। बताइए जरा। तो सभी साथी, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, बताइए। बिल्कुल, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी साथी। यहां पर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। चलो, अवश्य नहीं, रेसिडुअल पावर कौन सी शक्ति विशेषताएं भारत और अमेरिका के बीच में समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, नहीं। देखिए, अमेरिका क्या है? परिसंघीय देश है। अमेरिका क्या है? परिसंघीय देश है। तो अवशिष्ट शक्तियां दोनों के पास होंगी। भारत में केंद्र के पास है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, दोनों के पास है, दोनों के पास है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, दिस इज करेक्ट। दोनों के पास ये शक्ति है, ठीक है। पॉकेट वीटो। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। बताओ, बताओ सभी साथी।
टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, बताओ जरा कौन कौन सा। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चुनाव की घोषणा होते ही, ये तो बात एकदम करेक्ट सी है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, नहीं, चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई नियमों की संहिता है, ठीक है, यह संसद द्वारा नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है आर गलत है, ए सत्य है आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन कथन कारण है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, भारतीय संविधान के भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, नहीं, गलत बात है, क्षेत्र सीमित नहीं है। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, कुछ उधार की वस्तुएं हैं, कुछ उधार की वस्तुएं हैं, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। दो बताइए, देखिए ए गलत है, आर क्या है, सही है, ए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, बी शंकर, के हनुमंतैया, बताइए। डॉक्टर एम आर सेन, सभी साथ ध्यान दीजिएगा। तो आप बताएंगे डॉक्टर एम आर सेन इसके सदस्य थे, ठीक है। इसके राजेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष थे, सरकारी आयोग के सदस्य के रूप में एम आर सेन थे। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए जरा, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या आंसर होगा, बता दो। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो गुजरात में जो है सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 11 है, गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है, ठीक है। और कर्नाटक में 12 है, आपके केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 है। सी है सही जवाब, सी है सही जवाब। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पुलक कैपिटलिस्ट, चैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। देखो, अच्छा अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था, जब सब्जेक्ट चेंज होगा ऑप्शंस भी थोड़े से बदलेंगे, नोटिस करिएगा। ऑप्शंस देखिए पीछे, सी ऑप्शन है, मैं पीछे दिखाना चाह रहा हूँ। सी ऑप्शन, इसमें एक में डी है, बाकी में इसमें सी है, ए बी सी, सी ए बी बी डी बी सी सी बी सी सी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, बताओ क्या मैं दिखाया, क्या दिखा आपको, यहां से क्या पता चला, पता क्या चला बताओ। एक ऑप्शन पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें देखो सी और बी पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, दिखा। जाओ मोजा पहन लो,
कैसे तुम पाओगी ही नहीं, पढ़ाओगी? चलो पढ़ाओ। अच्छा चलो देखो, ये इस प्रश्न का सबसे जवाब पूछो। देखिए, पुलक पुलक कैपेसिटी, चाल पूंजीपति किसको कहते हैं? गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर वो धनाढ्य नहीं है। बताइए जरा। ठीक है, ध्यान देना, सी इज राइट हियर। सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आसान है, बताइए जरा, कौन सही सुमेलित नहीं है? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गौर कीजिएगा। नीति विनिमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, मितव्ययता प्रस्ताव बजट की मांग को एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, सांकेत, जाओ दूध ले लो, जाओ जाओ दूध ले लो, जाओ यहाँ से। अरे हमें पढ़ाना है, हम कहाँ हैं? हाँ जाओ 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 जाओ। देखो, मितव्ययता प्रस्ताव बजट की सांकेतिक प्रस्ताव, अरे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें लेखानुदान इसमें सुमेलित नहीं है। बजट में मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ठीक है। लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान हमेशा 2 महीने के लिए होता है। बजट वर्ष में यह हमेशा 4 महीने का होता है। वैसे अरे श्री, चलो ये जाओ 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 यार, चलो ठीक है बच्चा। चलिए, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की गई है? ICDS सेवा के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की गई है? ध्यान दीजिएगा सभी साथी, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। ICDS ध्यान दीजिएगा, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय की पोशाक का वितरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? योजना है और उसका उद्देश्य बताया गया है, योजना और उसका उद्देश्य बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये उदय योजना है, UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। हृदय योजना है जो विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत योजना है शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल। ध्यान दीजिएगा, इसमें से बाकी सारे सही है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है आप सभी जानते हैं, गली सड़क तथा अन्य निर्माण वाले स्थानों को साफ सुथरा रखना, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। भूगोल है सभी साथी, बताइएगा सियाचिन क्या है? सबसे विशालतम हिमनद है, ठीक है। सियाचिन क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित स्थल है। सियाचिन क्या है? भारत पाकिस्तान के मध्य एक विवादित स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, आयोशियो, अगुलहास। सभी साथी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अगुलहास है यह क्या है? गर्म जलधारा है, यह गर्म जल धारा है, ध्यान दीजिएगा।
कनारीज किस महासागर में बहने वाली या चलने वाली धारा है? बताइए। अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सिपकिला, बामडिला, नाथुला, जोजिला। ये भी पिछली बार वाले पेपर में आया हुआ था। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला उत्तराखंड है ना आपका, नाथुला आपका सिक्किम है ना, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। सब सही है आपका, सी इज रॉन्ग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी किसको कहा जाता है? एबरडीन को। किसको? एबरडीन को तेल राजधानी कहा जाता है। सभी साथी ध्यान देंगे। सभी साथी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। भाई इस समय तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि इस समय लगातार युद्ध हो रहा है। कौन सी सीमा लगी हुई है? लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन, मिस्र, सबसे लगा हुआ है। सबसे लगा हुआ है इसकी राजधानी इसमें से। टर्की से नहीं है इसका। हाँ ठीक है, इसका खासकर टर्की से नहीं है, याद रखना। कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनीनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। कोलोराडो पर बहुत मूवीज बनी है। कोलोराडो पर बहुत मूवीज बनी है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपको पता चलेगा, कोलोराडो पर बहुत मूवीज बनी हुई है। ठीक है बच्चा। चलिए, कोलोराडो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? कांडला, कोचीन, पारादीप, मारमागोवा। भाई प्रश्न बना था कि नहीं बना था पिछली बार वाले में? ध्यान देना। सबसे गहराई पर कौन है? आपका कोचीन है। कोचीन की जो गहराई है वो कितनी है? 13.8 मीटर है। 13.8 मीटर सबसे गहराई बंदरगाह। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सेलम। बताओ जरा। तो आप बताएंगे सेलम। सेलम इसके समीप नहीं है, कच्चे माल क्षेत्र के। ठीक है। लाल सागर एक उदाहरण है? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षदीप, अक्षीय द्रोणी का, यू आकार घाटी का। मुझे बताइए सभी साथी। आप सभी जानते हैं यह अक्षीय द्रोणी का है। ठीक है। ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी घाटी का निर्माण होता है। ये बात थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी घाटी का निर्माण होता है। सभी साथी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम, गोंडवाना क्रम। बताइए जरा। तो किसके द्वारा? शैल क्रमों में कौन 90% से अधिक, 90% से अधिक कौन हमें क्या देता है बेटा? बताओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन प्रोवाइड्स मोर देन 90% ऑफ इंडियाज कोल? बताओ जरा। सभी साथी बताएं, इनमें से किसके माध्यम से 90% कोयला मिलता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें। क्या कह रहा है?
गोंडवाना से देते हैं ना, गोंडवाना से ही तो है, बोलो। 90% से अधिक गोंडवाना क्रम से है ना। धारवाड़ तो धात्विक तत्वों के लिए है, धारवाड़ जो है वो धात्विक तत्वों के लिए है, बोलो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? भाई साहब, अब ये प्रश्न तो बताने लायक नहीं है, सब जानता है यह प्रश्न, सब कोई जानता है। कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? देखो, कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो देखो ये कहाँ 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 से गुजरती है। गुजरात से चलते हुए आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है बच्चा, ये आप सभी साथी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात है ही है, छत्तीसगढ़ है ही है, उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड। 1 2 4, 1 2 4, ए सही है, ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व मतलब मेघालय, नागालैंड, पश्चिम से पूर्व मेघालय, नागालैंड, फिर आगे ऐसे, ठीक है। तो देखो, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, सी सही है। ये जयंतिया लिखा है, कहीं कहीं जयंतिया भी होता है, ठीक है। हाँ, मुंह पर मित्र पर गमछा झार, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लो, ये कठिन है, इनमें ये प्रश्न कठिन होता है, लेकिन इनमें से ये ऑप्शंस में है तो ये थोड़ा सा ऑप्शन के माध्यम से लगाया जा सकता है। चलो, ये प्रश्न बताइए सभी साथी, कौन सा इसमें से सुमेलित है? रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, इडुक्की तापी नहीं, इडुक्की नहीं है इसमें, इडुक्की आपका जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, यह जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो इसका आपका क्या होगा? 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर, जल प्रपात और नदी, जल प्रपात और नदी, सभी साथी बताएं। देखिए, दूध सागर, दूध सागर कहां पर, किस नदी पर? मांडवी नदी पर, A4, A4, ये कट गया, ये दोनों ऑप्शन कट गए। हुडमा, हुडमा आपका घाट प्रभा, B1, ना, हुडमा मच्छ कुंड, A4, B2, गोकाक घाट प्रभा, गोकाक घाट प्रभा, जोग सरावती, जोग सरावती, जोग गरसुप्पा सरावती, ए इज राइट हेयर, ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना जरा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर सभी बच्चे बताएंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी, बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मालाबू। बताओ बताओ सभी साथी। नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सभी जानते हैं कि गिनी बिसाऊ बिसाऊ में है, ताइवान ताइपेई में, ठीक है, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव जो है, मालदीव आपका माले, मलाबो नहीं, माले, ठीक है, डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाइए। चलिए सभी साथी सूची 1 सूची 2 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पश्चिमी घाट कुमारी, पश्चिमी घाट यहां पर आपका किससे? कुमारी। खेती के प्रकार हैं ये, स्थानांतरी खेती, A4। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यह वाल्तरे, B2, ठीक है। बालतरे, कहीं कहीं बाल्लरे भी कहा जाता है इसको, बाल्लरे भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे, उत्तर पूर्वी भारत झूम, ना ना ना, उत्तर पूर्वी, हाँ झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डाहिया। ए इज राइट हियर, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थापना की गई थी 1996 में, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, 1996 94, 1996 ना, रानी झांसी 1996 में, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थगित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? स्थगित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए जरा। तो स्थगित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो स्थगित है। चलिए जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, ध्यान दीजिएगा। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जो है ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। गिर वन आपका जानते हैं किसके लिए? शेरों के लिए फेमस है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। बताइए किस पर डिपेंड करता है? वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, वायुमंडल में नमी पर यह डिपेंड करता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए मिलान करिए। चलिए उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष, कक्ष वनस्पति, ये कह रहा है कि इनको मिलान करिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली कहां पर देखने को मिलेगा? ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन जो है वो केरल में देखने को मिलेगा, आप A4 कहेंगे। चलिए शंकु वृक्ष वन आपका हिमाचल प्रदेश में, शंकु वृक्ष वन
आपका B2। कक्ष वनस्पति सुंदरवन, C1। पतझड़ वन आपके राजस्थान में, D3। 4213, D इज राइट हियर, D राइट हियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है मिलान करने की बात कर रहा है। सभी साथी यहां पर इस प्रश्न को देखें और जवाब देंगे सभी साथी। अच्छा, मैं अभी आपको इस वाले भूगोल वाले सेगमेंट में एक चीज दिखाऊं कॉमन सा। अब आप कहोगे सर ये कहां से आप खोज ले रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे ज्यादातर वाले में, ज्यादातर में ए आंसर सही था, ज्यादातर में ए आंसर सही था। नोटिस किया आप लोग, नोटिस किए कि नहीं? शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, ज्यादातर में ए आंसर सही था। चलिए सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए किसमें? संस्थान है और शहर है, संस्थान है और शहर है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बेटा? वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में है, ठीक है। यानी आपके जो ए है वो आपका 3 में है, ठीक है, देहरादून। और आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है, बी का 4 है। ये इसका आंसर मिल गया, बी होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2014 से 2024, 2014 से 2024, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम रहा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 0.6%, ठीक है, न्यूनतम की बात कर रहा है ये, ठीक है, 0.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? बताइए किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में कमी आई है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। आप जानते हैं यहाँ पर हरियाणा आंसर होगा। आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है ये, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है इस राज्य की, ठीक है बच्चा। चलिए निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। बताइए जरा तो सभी साथी, सभी साथी। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें। क्या कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से, बताइए। ऑटोमोबाइल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बताओ। यहां तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन किससे? एसी से निकलता है ना, ये एसी से निकलता है, ठीक है, बी इज राइट।
हवा में तैरते हुए विश्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? बताइए। 5 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से कम। ज्यादा छोटे होने की वजह से ये हमको दिखता नहीं है, मिलता, मतलब ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सामाजिक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव। बिल्कुल सही, दोनों बात सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून असामान्य हो रह रहा है, ये आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है, ये करेक्ट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस आपका 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताओ? तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ये कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 5 मई को नहीं है ना? बताओ कब है? तंबाकू निषेध 5 मई को नहीं है। ओजोन दिवस 16 सितंबर है। कब है तंबाकू निषेध दिवस? कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ, इसका आंसर हो जाएगा सी। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑक्योर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स? बताइए क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती, यही तो सही है, यही तो सही है इसका। चलिए सभी साथी बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है? पारा से मिनमाटा, ये तो सही है, ये तो सही है। पारा से मिनमाटा सही है। कैडमियम इटाई नाइट्रेट भवन ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट आयन होगा ये, नाइट्रेट आयन भवन नहीं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन अपच नहीं, फ्लोराइड आयन से दांतों हड्डियों में भंगुरता आती है। ठीक है, डी। जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। बताइए सभी साथी। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, जैव विविधता का अधिकतम संकट है किससे? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है? बताइए जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रयोग सही, अधिकाधिक प्रज्वलन, ठीक है, चलो ये बात सही है। तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, करेक्ट है। सौर घटकों में वृद्धि नहीं, अत्यधिक वनोन्मूलन, सही है। 1 2 4 1 2 4, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? चलिए सभी साथी बताएं।
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियां। बताइए जरा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैविक पदार्थ अधिकतम है, आप बताएंगे सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1976 में, 80 में, 1983 में, 1988 में? सभी साथी बताएं। ध्यान दीजिएगा, 1900 आपका 80 में। अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहां से बता दूं, कुछ पॉइंट्स आपको यहां से बता दूं। जैसे अगर वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये ठीक है। चलो, तो ये कुछ संरक्षण अधिनियम है, कुछ संरक्षण अधिनियम है जिसको हमने डिस्कस किया। चलिए, बी इज राइट। चलिए गौर कीजिएगा, सूची 1 सूची 2 से मिलान करने की बात, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। सभी साथी ध्यान देंगे, सभी साथी ध्यान देंगे। खेल का सामान मेरठ है। चलो, खेल का सामान आपके मेरठ में है। आपका दिया सलाई बरेली B4। आपका पीतल का सामान मुरादाबाद C1। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर D2। बी इज राइट हियर, बी क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? सभी साथी बताएं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 9, 6, 12। कई बार प्रश्न बना है ये, कई बार यह प्रश्न बना है, कई बार यह प्रश्न बना है। 12। अगर मैं कहूं कि 12 का नाम आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश,
उत्तर पूर्वी मैदान विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 9 प्रदेश हैं, या 9 क्या जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, नमस्कार। कोई डाउट रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई प्रश्न रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अगला जो सेशन होगा वो 2023 का पेपर का होगा, वेट करिएगा। आज कल सुबह या शाम में अभी इवेंट मैं बना दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। हम एक क्लास ज़रूर लेंगे उत्तर प्रदेश, या फिर पेपर में बैठने से पहले कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, नमस्कार।